हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th जिसका बेटा 11वां चैप्टर चल रहा है, 11वें चैप्टर की पहली एक्सरसाइज करा दी है और उसका एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन करा दिया है हमने। इस वीडियो लेक्चर में हम 11.2 का एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो कंसेप्ट क्या है हमारा कंसेप्ट है अंतरिक्ष में रेखा की समीकरण। अंतरिक्ष में रेखा की समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। तो बेटा अंतरिक्ष में रेखा की दो समीकरण होती हैं। पहली कंडीशन है जब रेखा एक बिंदु से होकर के जाए और एक वेक्टर के समांतर हो। पहली कंडीशन क्या है? जब रेखा एक दिए हुए बिंदु से होकर जाती है तथा एक सदिश के समांतर होती है। सदिश के समांतर होती है। और दूसरा कंसेप्ट क्या है? जब रेखा दो दिए हुए बिंदुओं से होकर जाती है। तो बेटा पहले कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। जब रेखा एक दिए हुए बिंदु से होकर जाती है तथा एक सदिश के समांतर होती है। पहले कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जब रेखा एक दिए हुए बिंदु ए से होकर जाती है तथा एक सदिश वेक्टर बी के समांतर होती है। क्या कंसेप्ट है? पहला, जब रेखा एक दिए हुए बिंदु ए से होकर जाती है तथा एक सदिश वेक्टर बी के समांतर होती है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो डायग्राम देखते हैं पहले। ये बेटा 3D सिस्टम हो गया। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड, ये मूल बिंदु ओ हो गया। ये एक रेखा एल है। रेखा एल पर कोई बिंदु ए है। ये रेखा एल किसी बिंदु ए से होकर के जाती है। ए के जो कोऑर्डिनेट हैं बेटा वो x1, y1 और z1 है। ये रेखा एल ए से होकर के जा रही है और एक वेक्टर बी इसके समांतर है। तो इस रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। हमने क्या माना है कि जो रेखा एल बिंदु ए से होकर के जाती है, इस पर एक स्वेच्छ बिंदु कोई पी लिया है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष
स्थिति सदिश क्या है बेटा, वेक्टर आर है। मूल बिंदु ओ के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए की जो दिशा है ओ से ए की तरफ है और एपी की जो दिशा है ए से पी की तरफ है, मतलब एपी जो है वेक्टर बी के समांतर है और पी की जो दिशा है ओ से पी की तरफ है। अब इसमें कुछ लैंग्वेज लिखेंगे, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा जो मैंने डायग्राम बनाया है। इसमें लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, माना एक रेखा एल जो दिए हुए बिंदु ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, माना एक रेखा एल जो दिए हुए बिंदु ए से होकर जाती है और एक सदिश वेक्टर बी के समांतर है और एक सदिश वेक्टर बी के समांतर है। रेखा एल पर कोई स्वेच्छ बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट कितने एक्स वाई जेड है, रेखा एल पर कोई स्वेच्छ बिंदु P है। बिंदु ए का मूल बिंदु ए के सापेक्ष स्थिति सदिश ए के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर ए और बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष, बेटा गलत बोल गए हम, बिंदु ए का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर ए और बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर आर है। अब त्रिभुज ओएपी में योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे बेटा हम, योग का त्रिभुज नियम, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा में हम जो 10वां चैप्टर था तो उसमें हमने योग का त्रिभुज नियम, योग का चतुर्भुज नियम ये सब पढ़े थे हमने। तो इसमें योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओएपी में वेक्टर ओए प्लस एपी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी। ओए प्लस एपी बराबर ओपी, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, एपी बराबर हो जाएगा, या ऐसे ही रहने दें, ओए की वैल्यू कितनी है बेटा, ओए की वैल्यू वेक्टर ए और ओपी की वैल्यू कितनी है, आर। तो इसे कितना लिख सकते हैं हम, वेक्टर ए पी बराबर या आर बराबर ए प्लस वेक्टर आर बराबर लिख सकते हैं हम कितना, वेक्टर ए प्लस ए पी। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया हमने, वेक्टर आर बराबर ए प्लस ए पी। अब यहाँ हमें एक समझने की बात यह है कि जो रेखा एल है वो वेक्टर बी के समांतर है। जब रेखा एल वेक्टर बी के समांतर है तो
ए पी भी तो वेक्टर बी के समांतर होगा, लेकिन फर्क इतना पड़ सकता है, ये समांतर तो है लेकिन परिमाण का फर्क पड़ सकता है कि वेक्टर बी का परिमाण ए पी से अधिक है या इसके कम है या इसके बराबर है। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, इसलिए वेक्टर ए पी सदिश वेक्टर बी के, वेक्टर ए पी सदिश वेक्टर बी के समांतर है, अर्थात वेक्टर ए पी बराबर लैम्डा टाइम्स बी। वो लैम्डा टाइम्स बी क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ए पी और वेक्टर बी को दोनों को बराबर रखने के लिए लैम्डा का गुणा करना पड़ेगा वेक्टर बी में। क्यों, अगर दोनों बराबर रहे होंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर वेक्टर बी अधिक रहा होगा ए पी से तो लैम्डा की वैल्यू 1 से कम आ जाएगी, अगर छोटा रहा होगा तो लैम्डा की वैल्यू 1 से अधिक आ जाएगी। जहां लैम्डा एक वास्तविक संख्या है, लैम्डा एक क्या है, वास्तविक संख्या है। अब इस ए पी बराबर लैम्डा टाइम्स बी को इसमें पुट कर देंगे बेटा समीकरण 1 में, तब समीकरण 1 से क्या आएगा, वेक्टर आर बराबर क्या है, ए प्लस ए पी, तो वेक्टर आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ए प्लस ए पी की जगह पर लैम्डा टाइम्स बी। यही इसका क्या समीकरण आ गया है, सदिश समीकरण। क्योंकि यहाँ जो पहला कंसेप्ट हम करा रहे हैं, जब रेखा एक बिंदु से होकर के जाती है और एक वेक्टर के समांतर है, तो बेटा इसकी दो समीकरण आएंगे, एक तो सदिश समीकरण आएगी और एक कार्तीय समीकरण। तो यह समीकरण रेखा की सदिश समीकरण है। और इस क्वेश्चन में आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, आगे क्वेश्चन आएंगे कि जब ये कहे कि एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए से होकर के जाती है और वेक्टर बी के समांतर है, तो बेटा जिस बिंदु से होकर के जाए उसे बेटा वेक्टर ए नाम देना है और जिसके समांतर हो उसे वेक्टर बी नाम देना है, सदिश समीकरण आराम से आ जाएगी। तो यह समीकरण क्या है, रेखा की सदिश समीकरण है। अब इसकी क्या निकालेंगे हम, कार्तीय समीकरण और निकालेंगे। माना दिए गए बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, x1 y1 z1 हैं और सदिश वेक्टर बी के दिक् अनुपात ए बी सी हैं तथा किसी स्वेच्छ बिंदु पी के निर्देशांक एक्स वाई जेड है, तब वेक्टर आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बराबर हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और वेक्टर बी बराबर ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। इन मानों को इस समीकरण में रख देंगे हम। इस समीकरण को क्या नाम दे देंगे, समीकरण 2। कहाँ लिख देंगे, अतः वेक्टर आर
वेक्टर ए व वेक्टर बी के तीनों मानों को समीकरण 2 में रखने पर रखना समीकरण 2 से क्या आएगा बेटा, वेक्टर आर की वैल्यू कितनी है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर ए की वैल्यू कितनी है, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लेमडा टाइम्स बी की वैल्यू कितनी, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब आई वालों को एक तरफ ट्रांसफर कर लो, जे वालों को एक एक साथ और के वालों को एक साथ, तो इनको इधर ट्रांसफर करके लाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ, एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप बराबर लैम्डा टाइम्स ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब क्या करेंगे यहाँ, अब इनकी आई जे के वालों की तुलना और कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे आई कैप जे कैप व के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर करना एक्स माइनस एक्स वन बराबर बेटा ए लेमडा वाई माइनस वाई वन बराबर बी लेमडा जेड माइनस जेड वन बराबर सी लेमडा। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस एक्स वन बट्टे ए बराबर लेमडा, इसे नाम दे दिया इक्वेशन 3। यहाँ से वाई माइनस वाई वन बट्टे बी बराबर लेमडा, इसे नाम दे दिया इक्वेशन 4। जेड माइनस जेड वन बट्टे सी बराबर लेमडा, इसे नाम दे दिया बेटा समीकरण 5। समीकरण 3, 4 व 5 से क्या मिल रहा है हमें, समीकरण 3, 4 व 5 से कि एक्स माइनस एक्स वन बट्टे ए बराबर वाई माइनस वाई वन बट्टे बी बराबर जेड माइनस जेड वन बट्टे सी, यही रेखा की कार्तीय समीकरण है। यह रेखा की कार्तीय समीकरण है। समझ में आ गया, रेखा की क्या है बेटा, कार्तीय समीकरण। इसमें एक कंडीशन और आ जाती है, ये तो स्थिति कब है जब रेखा बिंदु ए से होकर के जाए, तो ए के कोऑर्डिनेट तो एक्स वन वाई वन जेड वन हो जाएंगे, तो क्या कंडीशन लगे, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। ए बी सी क्या है बेटा, उस वेक्टर बी के दिक् अनुपात हैं, तो अब उनमें ए बी सी इनको लिख देंगे, तो ये रेखा क्या हो जाएगी, कार्तीय समीकरण। अब एक कंडीशन और होती है, यदि रेखा बिंदु ए से तो होकर के जाती है और एल एम एन इसके क्या है, दिक् कोसाइन दे करके चले, तो लिख दो इसमें एक कंडीशन और, यदि रेखा बिंदु ए जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन जेड वन, यदि रेखा बिंदु ए से जाती है और एल एम एन इसके दिक् कोसाइन है, तो रेखा का समीकरण क्या होगा, रेखा का समीकरण हो जाएगा बेटा एक्स माइनस एक्स वन बट्टे एल बराबर वाई माइनस वाई वन बट्टे एम बराबर जेड माइनस जेड वन बट्टे एन, ये रेखा का कार्तीय समीकरण। तो आइए इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आगे अगला कंसेप्ट करते हैं।
हाँ तो बेटा पहले कंसेप्ट के बेस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। तो क्या है एग्जाम्पल? ये कह रहा है बिंदु 3,1,-2 से जाने वाली, मैंने बताया था जिससे होकर के जाए उसे वेक्टर ए नाम देंगे। तो इससे जाने वाली तथा सदिश इसके समांतर, जिसके समांतर उसे वेक्टर बी नाम के समांतर रेखा का समीकरण। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जिससे होकर जा रही है मैंने बताया उसे वेक्टर ए नाम दे दो। तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? 3i प्लस j माइनस 2k। जिसके समांतर है बेटा उसे वेक्टर बी नाम दे दो। तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा? 2i प्लस 4j माइनस 9k। और दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे यहाँ? वेक्टर बी के दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे? a बराबर 2, b बराबर 4 और c बराबर -9। और वेक्टर ए के दिक् अनुपात x1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 3, y1 बराबर हो जाएगा 1 और z1 बराबर -2। अब रेखा की समीकरण निकालो। अब रेखा की सदिश समीकरण, जब रेखा बिंदु 3,1,-2 से होकर जाए तथा 2i प्लस 4j माइनस 9k के समांतर हो, तब क्या हो जाएगा? वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा टाइम्स b। तो वेक्टर r बराबर a की वैल्यू कितनी है बेटा? 3i प्लस j माइनस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स b की वैल्यू कितनी है? 2i प्लस 4j माइनस 9k। समझ में आ गया? अब इसकी यह समीकरण कौन सी बेटा? सदिश समीकरण है। यह रेखा की सदिश समीकरण है। ठीक। अब रेखा की कार्तीय समीकरण। अब रेखा की कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगी? कार्तीय समीकरण हो जाएगी बेटा x माइनस x1 बट्टे ए बराबर y माइनस y1 बट्टे बी बराबर z माइनस z1 बट्टे सी। तो x माइनस x1 कितना है बेटा? ये रहा 3 बट्टे ए कितना है? ए का मान 2 बराबर y माइनस y1 कितना है बेटा? 1 बट्टे बी का मान 4, z माइनस z1 का मान कितना है बेटा? -2। तो कितना हो जाएगा? +2 बट्टे सी का मान कितना है? -9। तो यह रेखा की कौन सी समीकरण है? यह रेखा की कार्तीय समीकरण है। एग्जाम्पल के बेस पर बता दिया है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड कंसेप्ट पर, जब रेखा दो बिंदुओं से होकर के जाती है। तो सेकंड कंसेप्ट क्या है इसका? जब रेखा दो दिए गए बिंदुओं से होकर के जाती है। दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण, मतलब इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through 2 points। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब इसका ग्राफ देखते हैं पहले क्या बनेगा। ये 3D सिस्टम ले लिया बेटा हमने। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये मूल बिंदु O, ये कोई रेखा L है। यह रेखा दो बिंदुओं A और B से होकर के जाती है।
ये पहला बिंदु ए हो गया, ये दूसरा बिंदु बी हो गया। बिंदु ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं बेटा x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2। दोबारा सुने, 3D सिस्टम में अंतरिक्ष में एक रेखा L है जो दो बिंदुओं ए और बी से होकर के जाती है। कोई तीसरा स्विच बिंदु P लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट बेटा x y z है। तो मूल बिंदु O के सापेक्ष A का स्थिति सदिश वेक्टर A, मूल बिंदु O के सापेक्ष B का स्थिति सदिश वेक्टर B, मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश वेक्टर R। A की जो दिशा है O से A की तरफ है, O से P की तरफ वेक्टर R की दिशा, और वेक्टर B की दिशा O से B की तरफ, और वेक्टर AP की जो दिशा A से P की तरफ है, और AB की जो दिशा है वेक्टर A से B की तरफ है। अब इसमें कुछ लैंग्वेज लिखते हैं जो मैंने अभी बताया कि एक रेखा L है, दो बिंदुओं A और B से होकर के जाती है। कोई स्वेच्छ बिंदु P लेते हैं तो लिखते हैं, माना रेखा L दो दिए गए बिंदुओं A x1 y1 z1, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। माना रेखा L दो दिए गए बिंदुओं A व B, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। माना रेखा L दो दिए गए बिंदुओं A व B से होकर जाती है, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर A व वेक्टर B है, और रेखा L पर कोई स्विच बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z हैं। रेखा L पर कोई स्विच बिंदु P है जिसका स्थिति सदिश वेक्टर R है। तो बेटा अब यहाँ दो त्रिभुज बनेंगे, एक तो OAP बनेगा और एक त्रिभुज जो बड़े वाला बनेगा OAB बनेगा। दोनों में बेटा हम योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे, तब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब यहाँ से मेरे आसपास के चारों तरफ से कुछ अनर्गल बातें आवाज़ें आ रही होंगी, उन पर माइंड नहीं देना है आपको कि कैसी आवाज़ें आ रही हैं। आपके पास से भी ऐसे ही आती होंगी जब आप पढ़ते होंगे, तो उन पर माइंड नहीं देना है आपको, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ ऐसा साउंड फ्री इन्वायरमेंट तैयार नहीं कर सकता हूँ। तो देखो, अब त्रिभुज OAP में योग का त्रिभुज नियम, योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, OA प्लस AP बराबर OP, OA प्लस AP बराबर OP। तो AP बराबर कितना हो जाएगा, OP माइनस OA। AP की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। OP की वैल्यू कितनी है बेटा, वेक्टर R, माइनस OA की वैल्यू कितनी है, वेक्टर A। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया हमने। अब पुनः त्रिभुज कौन से में, OAB में, इसमें भी बेटा योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, OA प्लस AB बराबर OB।
तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ओ बी माइनस ओ ए। वेक्टर ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ओ बी की वैल्यू, ओ बी का स्थिति सदिश कितना है बेटा, वेक्टर बी माइनस ओ ए की स्थिति सदिश कितना है बेटा, ए। इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि रेखा एल दो बिंदु ए व बी से होकर के तो जा रही है। ये जो तीसरा बिंदु है पी, जो स्वेच्छ बिंदु हमने लिया है, वो इसी रेखा पर स्थित है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो वेक्टर ए पी होगा वो ए पी जो होगा ए बी के समरेख होगा। मतलब समझें, दोबारा बोल रहा हूँ मैं कि जो रेखा एल है इस पर तीन बिंदु ए पी व बी हैं, एक ही रेखा पर स्थित, तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। संरेख का मतलब क्या है बेटा, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे तो इनमें एक संबंध होगा। तो ए पी, जो वेक्टर ए पी है, उसकी वैल्यू ए बी के लैम्डा टाइम्स में होगी। क्यों होगी? क्योंकि ए पी का जो मान है ए बी से छोटा है, ए बी से एक्चुअल में छोटा है। तो इसके बराबर रखने के लिए हमें लैम्डा का गुणा करना पड़ेगा। लैम्डा क्या है, एक वास्तविक संख्या लेके चलेंगे। जब ये दोनों सपोज दैट ये बराबर भी हुई तो लैम्डा का मान 1 हो जाएगा, ए पी बराबर ए बी हो जाएगा। जब ए बी बड़ा हुआ ए पी से तो लैम्डा का मान 1 से कम हो जाएगा, और कम होने के बाद जब उसके साथ गुणा किया जाएगा तो ए पी के बराबर हो जाएगा। और मान के चलें ए पी बड़ा हुआ ए बी से तो लैम्डा का मान 1 से अधिक हो जाएगा, और गुणा करेंगे ए बी के साथ तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि इसलिए वेक्टर ए पी व वेक्टर ए बी संरेख सदिश हैं, तब वेक्टर ए पी बराबर लैम्डा टाइम्स ए बी हो जाएगा। वेक्टर ए पी बराबर लैम्डा टाइम्स ए बी हो जाएगा। तो ए पी की वैल्यू कितनी है बेटा, वेक्टर आर माइनस ए। ये लैम्डा टाइम्स ए बी की वैल्यू कितनी है, बी माइनस ए। अब इसे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर बराबर ए को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। यही इसकी क्या हो गई बेटा, सदिश समीकरण, जो कि रेखा की सदिश समीकरण है। किसकी सदिश समीकरण है, जब रेखा दो बिंदुओं से होकर के जाती है। जब रेखा दो बिंदुओं से होकर के जाती है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। तो रेखा की कैसी होगी बेटा, ये सदिश समीकरण। अब इसी की हम क्या निकालेंगे, कार्तीय समीकरण। इसी इक्वेशन क्या नाम दे दिया बेटा, 3 दे दिया। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की सदिश समीकरण आपको ध्यान रख लेनी, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। आगे बढ़ते हैं। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की अब कार्तीय समीकरण पढ़ेंगे तो बेटा उसमें अब क्या होगा, अब वेक्टर आर बराबर तो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर ए बराबर हो जाएगा एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। और वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। इन मानों को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जैसे रखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, समीकरण 3 क्या है, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। 3 रखने पर समीकरण 3 से लिख दो, यहाँ समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 हो गया। अब इसमें इन वैल्यूओं को रखो, तो आर की वैल्यू रखो बेटा, क्या है आर की वैल्यू, चींटियाँ आ रही हैं। आर की वैल्यू कितनी है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर ए की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप।
प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए, तो बी में से ए को घटाओ बेटा, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। पहले इनको इधर ट्रांसफर करके लाओ बेटा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप बराबर कितना हो जाएगा लैम्बडा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लैम्बडा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लैम्बडा z2 माइनस z1 के कैप। अब दोनों तरफ आई जे व के गुणांकों की तुलना करना तो क्या मिलेगा बेटा x माइनस x1 बराबर लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1। यहाँ से क्या मिल जाएगा ये x माइनस x1 बट्टे x2 माइनस x1 बराबर लेमडा। इसे इक्वेशन क्या नाम दे दिया बेटा 4। y माइनस y1, अब y वालों को कंपेयर करो, y माइनस y1 बराबर लेमडा टाइम्स y2 माइनस y1। क्या हो जाएगा y माइनस y1 बट्टे y2 माइनस y1 बराबर लेमडा। इक्वेशन 5 दिख रहा है। अगला हो जाएगा z माइनस z1 बराबर लेमडा टाइम्स z2 माइनस z1। तो क्या हो जाएगा z माइनस z1 बट्टे z2 माइनस z1 बराबर लेमडा। इक्वेशन हो गया क्या 6। समीकरण 4, 5 और 6 से क्या मिलेगा, समीकरण 4, 5 व 6 से क्या मिलेगा x माइनस x1 बट्टे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बट्टे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बट्टे z2 माइनस z1। तो यह दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की कार्तीय समीकरण हो गई, जो कि रेखा की कार्तीय समीकरण है। कब, जब रेखा दो बिंदुओं से होकर के जाती है। अब इसके बेस पर एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। हाँ तो बेटा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के कार्तीय समीकरण व सदिश समीकरण का एक एग्जाम्पल करेंगे हम। क्या है वो, कह रहा है बिंदुओं 1, 2, 3 तथा -3, 4, 5 से जाने वाली रेखा का कार्तीय व सदिश समीकरण। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, यहाँ वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो सदिश समीकरण क्या हो जाएगी, सिंपल सी सदिश समीकरण दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण। तो बेटा क्या हो जाएगी, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए। तो वेक्टर आर बराबर ए की वैल्यू कितनी है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए, बी में से ए को घटाओ, -3i में से एक घटाया तो -4i कैप, 4 में से 2 गया 2j, 5 में से 3 गया तो 2k कैप। ये इसकी सदिश समीकरण आ गई। अब बेटा कार्तीय समीकरण क्या होती है, कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगी, कार्तीय समीकरण होती है बेटा x माइनस x1 बट्टे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बट्टे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बट्टे z2 माइनस z1। तो x1 क्या हो जाएगा बेटा, ये x1 y1 z1 हो जाएंगे, ये x2 y2 z2 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो x माइनस x1 कितना है बेटा 1 बट्टे x2 माइनस x1, तो -3 में से 1 घटाया तो -4 बराबर y माइनस y1, तो y माइनस y1 कितना है बेटा y1 2 बट्टे y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 2 2, z माइनस z1 कितना है बेटा
3 बट्टे Z2 माइनस Z1 5 माइनस 3 2। तो यही इसकी कार्तीय समीकरण है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर। अगला कंसेप्ट है हमारा बेटा दो रेखाओं के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये 3D सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन। दो रेखाएं, एक रेखा L1 और दूसरी रेखा ये L2। ये रेखा L1, ये रेखा L2। रेखा L1 पर कोई बिंदु P है, रेखा L2 पर कोई बिंदु Q है, दोनों के मध्य झुकाव थीटा है। तो इनके बीच का कोण ज्ञात करना है बेटा। माना मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाएं L1 और L2 हैं, जिनके दिक् अनुपात क्रमशः A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हैं। माना L1 पर एक बिंदु P तथा L2 पर एक बिंदु Q है और OP व OQ के बीच न्यून कोण क्या है बेटा? थीटा। तब इनके बीच में कोण क्या हो जाएगा? तब कॉस थीटा बराबर, कंडीशन वो वाली आ जाएगी बेटा जब दो वेक्टर के बीच का कोण निकालते थे हम। वेक्टर के बीच का कोण निकालते थे तो यही तो कंडीशन आती थी, कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बट्टे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो कॉस थीटा का क्या होता था? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बट्टे अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और ये भी निकाल सकते हैं तथा साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे बेटा, इसका स्क्वायर करके कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे साइन थीटा की वैल्यू। लेकिन हमें ज़्यादा काम यही देगा, इसी से हमारा एंगल निकल आएगा। अब इसमें एक कंडीशन और आती है, माना रेखाएं OP और OQ के दिक् कोसाइन क्रमशः L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हैं। यदि इन रेखाओं के बीच कोण थीटा है तब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2।
दोबारा बोल देता हूँ, माना रेखाएं OP और OQ, ये रही OP और OQ, इनके जो दिक् अनुपात हैं, क्या क्या दिक् कोसाइन है, वो L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हैं। यदि इन रेखाओं के बीच कोण थीटा है तब cos थीटा रहा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से भी समझ सकते हैं A1 बट्टे ये बेटा ये L1 हो जाएगा, A2 बट्टे ये बेटा L2 हो जाएगा। ऐसे ही सेपरेटली करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दो परस्पर लंबवत रेखाओं के लिए क्या हो जाता है, दो परस्पर लंबवत रेखाओं के लिए क्या हो जाता है बेटा, दो परस्पर लंबवत रेखाओं के लिए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। जब दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो थीटा और 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो लंबवत रेखाओं के लिए क्या हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। ये तो कब है, जब दिक् कोसाइन दे रखे हों, और जब दिक् अनुपात ही दे रखे हों बेटा तो क्या हो जाएगा, दो परस्पर लंबवत रेखाओं के लिए दिक् कोसाइन के लिए तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। व ये भी हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ये तो जब है जब दिक् कोसाइन दे रखे हों, दिक् कोसाइन दे रखे हों। और ये कब है बेटा, जब दिक् अनुपात दे रखे हों। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशन आती है, जब जब दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, जब दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं तब क्या हो जाएगा, समांतर के लिए बेटा जब दिक् अनुपात दे रखे हो तो A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। ये तो कब है, जब दिक् अनुपात दे रखे, दिक् कोज्जाएं दे रखी हो तो क्या हो जाएगा L1 बट्टे L2 बराबर M1 बट्टे M2 बराबर N1 बट्टे N2। समझ में आ गया। जब दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो ये कंडीशन हो जाएगी A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। जब दिक् अनुपात दे रखे, दिक् कोज्जाएं दे रखी हो तो L1 बट्टे L2 बराबर M1 बट्टे M2 बराबर N1 बट्टे N2। अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, दो रेखाओं के बीच की दूरी। तो कंसेप्ट क्या है, दो रेखाओं के बीच की दूरी, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो हम यहाँ दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दो प्रकार की रेखाओं की बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा समतलीय रेखाएं, समतलीय रेखाएं जिनको बोलते हैं कोप्लेनर लाइंस, और दूसरी होती हैं बेटा असमतलीय रेखाएं, असमतलीय या विषमतलीय रेखाएं, विषमतलीय रेखाएं जिनको स्क्यू लाइंस बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। इनके एग्जाम्पल भी करूंगा मैं, अभी जो ये कंसेप्ट रह गया है इसके एग्जाम्पल साथ ही करा दूंगा। इसके जो दो रेखाओं के मध्य का कोण का कंसेप्ट है उसके भी इसका एग्जाम्पल भी बता देंगे, या फिर एक एग्जाम्पल की एक और स्पेशल वीडियो बना करके डाल देंगे, अच्छे से समझना है आपको। तो समतलीय रेखाएं कौन सी होती हैं बेटा, समतलीय रेखाएं समझाए देता हूँ। वे रेखाएं जो एक ही तल में होती हैं, समतलीय रेखाएं कौन सी होती हैं, वे रेखाएं जो एक ही तल में होती हैं समतलीय रेखाएं कहलाती हैं। समतलीय रेखाओं के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, समतलीय रेखाओं के एग्जाम्पल, समतलीय रेखाएं या तो बेटा समांतर होंगी या बेटा प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। दोबारा सुने, समतलीय रेखाएं कौन सी होती हैं, वे रेखाएं जो एक ही तल में होती हैं, एक ही प्लेन में होती हैं, समतलीय रेखाएं कहलाती हैं। तो समतलीय रेखाओं के एग्जाम्पल हो जाएंगे समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा, ये समांतर रेखा और ये प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी आई बेटा असमतलीय या विषमतलीय रेखाएं। विषमतलीय
रेखाएं कौन सी होती हैं? अंतरिक्ष में वे रेखाएं जो एक ही तल में नहीं होती हैं। अंतरिक्ष में वे रेखाएं जो एक ही तल में नहीं होती हैं, अलग अलग तलों में होती हैं। जैसे ये मेरे दोनों हाथ हैं, ये मेरा हाथ है, तो ये इधर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ जाएगा, तो ये दोनों कैसी रेखाएं बनाएंगे? विषमतलीय रेखाएं। और ऐसे तिरछे से हैं तो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, और एक्चुअल में जब दूर से देखेंगे तो क्या लगेगा? ये एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? विषमतलीय रेखाएं या असमतलीय रेखाएं। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो असमतलीय जो रेखाएं होती हैं ना तो समांतर होती हैं और ना ही कभी प्रतिच्छेद करती हैं। समझ में आ गया? तो बढ़ते हैं आगे। तो पहली कंडीशन है दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी। दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी। इसमें कंडीशन लिख देता हूं। माना L1 और L2 दो विषमतलीय रेखाएं हैं। L1 और L2 दो विषमतलीय रेखाएं हैं जिनके समीकरण क्या है? वेक्टर R बराबर A1 प्लस लेमडा टाइम्स B1, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी वाली रेखा है वेक्टर R बराबर A2 प्लस म्यू टाइम्स B2, इक्वेशन सेकंड। इसका डायग्राम ऐसे हो जाएगा। ये L1, ये L2, ये परस्पर लंबवत हैं, ये PQ, ये TES। ये पहली वाली रेखा की समीकरण है, R बराबर A1 प्लस लेमडा टाइम्स B1। दूसरी वाली की है R बराबर A2 प्लस म्यू टाइम्स B2। तो यहाँ से बेटा विषमतलीय रेखाओं की यहाँ से पता लग जाएगी कि ये दोनों वैल्यू अलग अलग नहीं होंगी, एक ही होनी चाहिए। सॉरी, अलग अलग होंगी ये विषमतलीय रेखाओं के लिए, और समांतर रेखाओं के लिए ये एक जैसी होंगी। यहाँ बी ही आएगा। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी आएगी वो क्या आएगी? वो डायरेक्टली लिखे देता हूँ क्योंकि इसका ज़्यादा कोई यूज नहीं है। तो इनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या आएगी? वो लिख देता हूँ। D बराबर हो जाएगी, दोनों विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी D बराबर हो जाएगी बेटा B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 आपसे आता है दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मॉडुलस B1 क्रॉस B2। ये बेटा डिटर्मिनेंट का साइन है, ये मॉडुलस का नहीं, मॉडुलस का केवल ये है। दोबारा सुन लेना, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की जो दूरी आएगी, जब रेखा सदिश रूप में दे रखी है तो D बराबर क्या हो जाएगा? B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बट्टे B1 क्रॉस B2 का मॉड निकाल देंगे। ये क्या है बेटा? सदिश समीकरण। जब दे रखी है तब उनके बीच की दूरी ज्ञात करना। अगला पढ़ेंगे दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी जब कार्तीय रूप में दे रखी हो। तो क्या है? दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी का कार्तीय रूप। रेखा L1 का कार्तीय समीकरण। एक चीज़ से परेशान मत होना, कभी कभार मैं इंग्लिश नहीं लिखता हूँ तो वो चीज़ मत माइंड करना, और बोल देता हूँ मैं। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। तो रेखा L1 का कार्तीय समीकरण क्या दे रखा है बेटा? x माइनस x1 बट्टे A1 बराबर y माइनस y1 बट्टे B1 बराबर z माइनस z1 बट्टे C1, तथा रेखा L2 का कार्तीय समीकरण क्या है? x माइनस x2 बट्टे A2 बराबर y माइनस y2 बट्टे B2 बराबर z माइनस z2 बट्टे C2। तो न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी? न्यूनतम दूरी
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर हो जाएगी बेटा डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन अंडर रूट b1 c2 माइनस b2 c1 इसका स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर। यही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। और इसमें एक कंडीशन और हो जाती है, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदन करती हैं या प्रतिच्छेदन करती हैं तो क्या हो जाएगा, तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बराबर 0 हो जाएगा। या ऐसे लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अगला है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। इस चैप्टर में आपको जो एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन कराया जाता है उस पर बेटा ज़्यादा फोकस देना है और पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन आपका मजबूत होगा उतनी ही एक्सरसाइज करने में आपको प्रॉब्लम कम आएंगी। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है। फॉर्मूले जो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ उन पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, रटना कम है आपको। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस लिख सकते हैं। अब यहाँ दो पैरेलल लाइन हो गई है, ये L1 ये L2। ये लाइन L1 जो पॉइंट A1 से होकर के जाती है या वेक्टर A1 से होकर के जा रही है। दूसरी लाइन A2 है, L2 है जो वेक्टर A2 से होकर के जा रही है। लाइन L1 पर कोई बिंदु P है और कोई बिंदु S है, तो T और S दोनों रेखाओं को काट रहे हैं, मतलब त्रियक रेखा है। और यहाँ कितना है बेटा, थीटा एंगल है। तो माना दो समांतर रेखाएं L1 व L2 हैं। L1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर R बराबर, दोबारा बोल देता हूँ, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो ये रेखा L1 हो गई, ये रेखा L2 हो गई। रेखा L1 पर कोई वेक्टर A1 है और रेखा L2 पर कोई वेक्टर A2 है। मतलब रेखा L1 किसी वेक्टर A1 से होकर के पास हो रही है, रेखा L2 किसी वेक्टर A2 से पास हो रही है। दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो TP है और जो तिरछी दूरी है वो TS है। दोनों के बीच का जो ये एंगल बन रहा है यहाँ थीटा है। तो पहली वाली रेखा की जो समीकरण कितनी है बेटा, R बराबर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, B आएगा केवल ये। और दूसरी रेखा की जो समीकरण है R बराबर A2 प्लस म्यू टाइम्स B, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। तो इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कितनी आएगी बेटा, वो D बराबर लिख देंगे यहाँ, D बराबर डिटरमिनेंट B क्रॉस A2 माइनस A1 बट्टे मॉडुलस B। अब यहाँ ध्यान से सुन लेना, डिटर्मिनेंट का यूज कहाँ से हो रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का यूज बेटा तब होगा जब इसे सदिश रूप से कार्य के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो D बराबर कितना हो जाएगा,
बी क्रॉस A2 माइनस A1 बट्टे मॉडुलस बी। समझ में आ गया होगा। और इसमें कोई ज़्यादा मुझे प्रूव नहीं कराना था, डायरेक्टली लिखाना था दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। पहली रेखा ये दे रखी है आर बराबर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1 और आर बराबर A2 प्लस म्यू टाइम्स बी। तो डी बराबर बी, दोनों में बी भी ये कॉमन क्यों रहेगा, एक जैसा क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो डी बराबर हो जाएगा बी क्रॉस A2 माइनस A1 बट्टे मॉडुलस ऑफ बी। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो टाइम ड्यूरेशन इसका ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे से बड़ी हो गई है वीडियो। तो इसके जो क्वेश्चन है आगे करेंगे अगले वीडियो में। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ना इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।